नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा सभी और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को शुरू होने से पहले आप इसको शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे, जिससे थोड़ा सा और भी लोग जुड़ पाएंगे, मुझे भी इस चीज़ का सपोर्ट मिल पाएगा। जैसा कि आपको पता है, कल हमने स्टार्ट किया था उत्सर्जन तंत्र। कौन सा शुरू किया था? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम को कल हमने शुरुआत की थी और इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, तो पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये समझाने वाला हूँ। आपको जो पन्ने पढ़े जाते हो ना, रटे जाते हो थ्योरी, उसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना फोकस अगर आप बोर्ड पे बनाओगे तो आपको चीज़ें भली भांति अच्छे तरीके से यहीं पर याद होने वाली हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। फिर आज नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका। आज हम बात करेंगे, आज जो चर्चा करेंगे मेन टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है भाई, लिखते हुए चलिएगा। अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिखते हुए चलेगा। नेफ्रॉन के बारे में बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। आराम से पढ़ाऊंगा भाई, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ेंगे हम। नेफ्रॉन, सर ये नेफ्रॉन होता क्या है? आराम से बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाऊंगा भाई, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़िएगा। सर नेफ्रॉन होता क्या? देखिए, कल हमने पढ़ाया था, आपको किडनी पढ़ाया था। किडनी का वेट कितना होता है आप बताइए? 150 से लेकर 170 ग्राम होता है। मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता दी। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, आपको पता है, बताया था मैंने। और किडनी के बारे में चलो क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको, जिससे चीज़ें याद हो जाएँ। किडनी के बारे में थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा किडनी के बारे में सुनिएगा। यहाँ से किडनी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लो आप। रिवीजन करिएगा थोड़ा, दो मिनट में, 1 मिनट का टाइम लूँगा बस। देखिएगा, यहाँ से ये जो होती है, 2 किडनी होती है हमारे शरीर में। कितनी किडनी होती है? 2। यहाँ पर जो एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर है एड्रिनल ग्रंथि। समझिए, थोड़ा सा और वैसे ही बता देता हूँ। ये होती है एड्रिनल ग्रंथि और ये होती है आपकी किडनी। ये क्या होती है? किडनी। तो इसमें क्या है, इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये वाला भाग होता है कॉर्टेक्स, ये मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से। ये वाला भाग होता है मेडुला। जो मेडुला वाले भाग में ही पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं ये नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सर ये दोनों किडनियाँ होती हैं, इनमें जो नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इनके बीच में इनकी संख्या कितनी होती है? तो 1 मिलियन एक में होते हैं। 1 मिलियन एक में होते हैं। 1 मिलियन कहें तो 10 लाख। 10 लाख अगर एक किडनी में है तो दोनों किडनियों में हो गया आपका 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इस छुट्टू से के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कि नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है किडनी की। किडनी को हिंदी में बोले वृक्क, ठीक है, ये गुर्दा बोलते हैं। यहाँ ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पूरा बता चुका हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप पूरा पिछला वीडियो देखेंगे, जिससे अब मैं आपका टाइम व्यर्थ नहीं करूँ। देखिएगा, अब मैं पढ़ाता हूँ चीज़ों को आगे। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? इस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चीज़ों को, आराम से बेहतर लगेगी चीज़ें। पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो जो नेफ्रॉन होता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस बनाए रखिएगा। देखो, जो नेफ्रॉन होता है ना, ये क्या होता है? संरचनात्मक, लिख देता हूँ, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी होती है भाई? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? किडनी की। किडनी किसकी? किडनी या वृक्क बोले या गुर्दा, ठीक है भाई। तो क्या ये जो नेफ्रॉन होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे कहते हैं? समझ में नहीं है। संरचनात्मक मतलब इससे पूरी संरचना बनती है, जिस पर पूरी चीज़ टिकी हुई होती है, जिसके द्वारा कोई काम पूरा संभव ही नहीं हो सकता। जैसे आप घर बना रहे हो तो घर में एक ईंट लगाओ ना, एक ईंट से ही घर बनेगा। तो अगर एक ईंट नहीं होगी
तो फिर वो घर नहीं बनेगा। तो भाई इसी तरीके से ये मेन मूल क्या है, इसका फंडामेंटल एलिमेंट है, इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बिना सब कुछ अधूरा है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में जानिएगा। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क की। और मैंने बताया था नेफ्रॉन के बारे में, जो नेफ्रॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो किडनी के बारे में जो अध्ययन को क्या बोला था, मैंने आपको बोला था नेफ्रोलॉजी। क्या बोला था? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी के अध्ययन को। समझ में आया? तो नेफ्रोलॉजी शब्द बना यहीं से आया है, नेफ्रॉन से, क्योंकि इसकी जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन ही होती है। ठीक है भाई, चलो आगे चीज़ों में को मैं बढ़ाता हूँ एक बार। हाँ, इसको रख देता हूँ। ठीक है भाई, देखो अब आगे क्या कैसी चीज़ें रहती है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। सर इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है देखिएगा, इनकी जो संख्या है, संख्या कितनी होती है भाई, लिखते हुए चलिएगा, मैं थोड़ा सा लिखाने की भी कोशिश करूँगा। संख्या होती है इनकी 2 मिलियन। कितनी होती है? 2 मिलियन इनकी संख्या होती है। कितनी होती है? 2 मिलियन ये संख्या में होती हैं। और बताइए जो नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है सर? इसका काम बताइए सर, काम क्या होता है? काम बताओ। तो काम है भाई ब्लड को छानना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या? फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। क्या करना भाई? ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है नेफ्रॉन। जो हानिकारक जो पदार्थ हैं, जो अनावश्यक पदार्थ है, जो नाइट्रोजीनियस जो पदार्थ हैं, जो उनको बाहर शरीर से निकालते हैं। कौन निकालते हैं? जो किडनी प्रोसेस में जो मेन रोल निभाती है वो है नेफ्रॉन। ये समझ में आपको आया होगा। तो काम क्या हो गया इसका? ब्लड का फिल्टर करना। ठीक है भाई, समझ में यहाँ तक आया होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ आपके सामने, अब डायग्राम बनाता हूँ, उससे अच्छे तरीके समझेंगे। ठीक है भाई, चलो अब मैं बढ़ाता हूँ चीज़ों को आगे। अब समझना होगा अच्छे तरीके से, पूरा इसका डायग्राम समझिएगा और बस याद हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। चलो बढ़ते हैं भाई आगे। पूरा देखिएगा क्लास को, अच्छा लगेगा। अगर एक बार आप पूरी चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो पूरा फोकस बनाना है आपको यहीं पर, पूरा फोकस बनाइएगा। ये कैप इधर हो गए इनके। हाँ ठीक है भाई, चलो देखो भाई क्या होता है। सबसे पहले ये जो रीनल आर्टरी आती हैं, क्या आती हैं? इनको ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या? रीनल आर्टरी, हिंदी में भी लिख देता हूँ, रीनल धमनी। क्या? रीनल धमनी। सबसे पहले जो रीनल धमनी है, ये हमारे शरीर में जो हमारा जो वृक्क है, जो ये है नेफ्रॉन, इसमें ब्लड लेके आएगा कोई ना कोई। तो यहाँ दिखेगा, ये सबसे पहले ये जो आते हैं रीनल आती है, रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन। तो ये जो यहाँ पर आती है सबसे पहले ब्लड लेके आती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो संरचना है, ये जो फ्रेम हो जाती है, एक गुच्छा बन जाता है। ये क्या बन जाता है भाई? यहाँ पर एक गुच्छा बन जाता है। इस गुच्छे को क्या नाम देते हैं? सबसे पहले जो ब्लड आएगा तो यहाँ पर जो रीनल आर्टरी से आता है और जो रीनल वेन लेके जाती है, तो ये एक गुच्छा फ्रेम होता है। यहाँ पर ये छनेगा। यहाँ पर जो ब्लड आया है इसके साथ में, ये इसमें छनेगा। सर इसमें जो कैसे छनेगा वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर और बन जाती है। ध्यान से देखो भाई, अच्छा स्ट्रक्चर तो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा इसको हल्का सा और दबा देता हूँ। ठीक है भाई, देखो ये हो गया आपका। हाँ देखिएगा भाई, देखो देखो, तो जो ये स्ट्रक्चर है, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है आपका कि जो ब्लड क्षमता कहाँ है, ब्लड का परानिस्यंदन कहाँ पर होता है। तो नाम बताएंगे, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। हिंदी में भी लिखूंगा ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं भाई? ग्लोमेरुलस एक संरचना होती है, ठीक है भाई, जो कि क्या करती है? ब्लड को छानने का काम करती है। किसको छानती है सर? ब्लड को छानती है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ आती है, देखो जो लेके आती हैं, ये क्या क्या चीज़ लेके आती है देखिएगा। जो ग्लोमेरुलस किस किस को छानती है देखिएगा। इसमें एक तो होता है आपका ब्लड, ठीक है, एक होता है ग्लूकोज, ब्लड हुआ, ग्लूकोज हुआ, आयंस हुए आपके, ठीक है, आपका नमक हुआ। ठीक है, ध्यान लिखते हुए चलेंगे। ब्लड में क्या होते हैं? देखिए जो
पूरा ब्लड फॉर्मेट आता है, जो ब्लड में सभी चीज़ें घुलित होती हैं, आपको पता है। तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होंगी आपको पता है। एक होता है ग्लूकोज, आयंस, NaCl, ये इसमें यूरिया भी होता है, यूरिया भी होगा इसमें, यूरिक एसिड भी मिलेगा इसमें, यूरिक एसिड, इसी के साथ इसमें अमीनो एसिड भी मिलेगा। लिखिए, लिखते चलिए किस किस चीज़ को फिल्टर करता है। तो ग्लूकोज हुआ, आयंस, NaCl, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड और वटेवर और भी चीज़ें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी आता है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी आता है। तो इन सभी को ये क्या करता है, छान देता है। ये जो छानता है तो कुछ ब्लड यूँ फिर निकल के चला जाता है। फिर इसमें से क्या है, हमें जो मूत्र बनाना है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है इसका, मूत्र बनाना, ठीक है। तो पेशाब कैसे बनेगा, जो हानिकारक चीज़ें हैं उनको बेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। तो बेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे ही बेस्ट मटेरियल निकला इसमें से तो फिर यहाँ आएगा भाई, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसमें से फिर छनेगा, यहाँ से फिर इसमें आता है भाई, यहाँ से इसमें आता है। तो जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, लिखिएगा, नोट करिएगा अच्छे तरीके से। ये वाला जो देखिए ग्लोमेरुलस वाला ये भाग हो गया, गुच्छे टाइप में हो गया। इसके जो बाहर वाला ये जो भाग है एक कैप्सूल टाइप में बना रहा है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं बोमेन्स संपुट। क्या, बोमेन्स संपुट क्या बोलते हैं, या कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, लिखिएगा, बोमेन्स कैप्सूल बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, यस, बोमेन्स संपुट, हिंदी में भी लिख लो, बोमेन्स संपुट। क्या बोलते हैं इसको, बोमेन्स संपुट, बोमेन्स संपुट। लिखते हो जाइएगा भाई। अगर आपको याद करना है, ये चीज़ें दिमाग में बैठाना है, तो ये जो पिक्चर फॉर्मेट में मैं आपको चीज़ें बना रहा हूँ, बना के बता रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा लो। आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, बस एक बार रिवीजन जरूर कर लेना बाद में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं या कोई भी आपको कुछ भी सिखा दे तो आप भूल ही जाओगे एक दिन। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उस चीज़ पर थोड़ा सा काम करना होगा, तो चीज़ें बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो लिखते हुए जाइएगा। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, जो रीनल आर्टरी वगैरह ये लेके आती है, ग्लोमेरुलस होता है जो फिल्टर, जिसको ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है, ये फिल्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो ये बोमेन्स संपुट वाला भाग हो गया। अब ये जो दोनों पार्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट, देखिएगा, एक तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, और जो बोमेन संपुट है ये मिलकर के इन दोनों भागों को क्या नाम से जानते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं, ऊपर की को, ये क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई क्वेश्चन, ये वाला भाग, ये बोमेन संपुट, ये हुआ आपका ग्लोमेरुलस, इसको किस नाम से जानते हैं सर, तो इसको बोलते हैं मेलपिगियन, मेलपिगियन, ठीक है, मेलपिगियन कार्पस्कल। क्या, मेलपिगियन कार्पस्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलपिगियन कार्पस्कल बोलते हैं। किसको, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलता है तो क्या बनता है, मेलपिगियन कार्पस्कल बन जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बड़े आराम से धीरे धीरे चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। ऑफलाइन क्लास की तरफ पढ़िएगा, जो भी भाई बंधु देख रहा है। और मुझे पता है कि देखिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअल में आप चीज़ों को देखते नहीं हो। एक दो भाई बंधु देख लेते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। तो अगर आपने वीडियो को मुझे सुन पा रहे हो, अगर आप, हो सकता है कोई नहीं देख पाया हो यहाँ तक वीडियो को, अगर आप सुन पा रहे हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और भी जो क्लास हो चुकी है उनको देखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, और भी लोगों को बताइए जिससे मैं आपके लिए बेहतर चीज़ कर पाऊँ। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें समझ से आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। आगे कहाँ जाना है, आगे जाना है ना भाई आगे, तो क्योंकि यहाँ थोड़ी ना रुकना है, अभी यहाँ नहीं रुकना है तो कहाँ जाना है सर, ये देखो कहाँ जाना है, अभी बता रहा हूँ कहाँ जाना है आपको, यहाँ तक आएंगे साहब। अब सर इसको नाम क्या, जो ये निकला, जो बोमेन संपुट से जो एक नलिका निकलती है, बोमेन संपुट से जो नलिका निकलती है, इस नलिका को किस नाम से जानते हैं। जो पहली जो नलिका है इसको बोलते हैं PCT। ये शॉर्ट फॉर्म आपने बहुत बार सुना होगा, PCT। सर PCT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको समीपस्थ नलिका बोलते हैं, समीपस्थ नलिका बोलते हैं। चलो देखिएगा PCT की फुल फॉर्म देखिएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये क्या करता है भाई, ये यहाँ पर हमारे शरीर में अमीनो एसिड
देखिएगा धीरे धीरे छनता है, कुछ यहाँ से छना, कुछ यहाँ से छनेगा, धीरे धीरे यहाँ से छनेगा और बाद में आपका पेशा बनेगा। आपको बता रहा हूँ, रुकिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो पीसीटी है ये किसको छानती है? मेन रूप से किसका ऑब्जर्वेशन करती है? पीसीटी वाली जो नलिका है मुख्य रूप से अमीनो एसिड और जो ग्लूकोज बच जाता है यहाँ से, क्या ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करूंगा। ग्लूकोज अमीनो एसिड जो आयंस होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन आयन, स्पेशली बात करें जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या किसका ऑब्जर्वेशन करती है? किसका ऑब्जर्वेशन करती है भाई? ग्लूकोज अमीनो एसिड और हाइड्रोजन आयन का। और ये इसी जगह पर वाटर का 70%, जो हमारा जो पानी है उसका 70% ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा कर लिया जाता है? किसके द्वारा कर लिया जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के द्वारा। यहाँ पर 70% वाटर का भी क्या कर दिया? कंज्यूम ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ग्लूकोज अमीनो एसिड इसका भी कर लिया जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके सामने रखूँगा, ये समझिएगा। अब ये फिर दोबारा से ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी तो ये देखिएगा। सर ये क्या बनाया आपने? ध्यान से स्ट्रक्चर समझिएगा। ये जो है इसको बोलते हैं हेनले का लूप। किसका लूप? हेनलेस लूप। हेनलेस लूप बोलते हैं। हेनले नामक वैज्ञानिक था, उसी ने इसके बारे में बताया, इसकी खोज की एक तरीके से कहें तो, पर उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हेनलेस का लूप। हेनले का लूप ये क्या करता है? जो उच्च सांद्रता को यह मेंटेन करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और फिर आगे तक बढ़ाते हुए चलेंगे। वो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको समझाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसी में आपको 1 घंटा लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हमें वही कंटेंट पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए वही चीज़ पढ़ो, फालतू की चीज़ क्या मतलब। तो समझिएगा, जो ये हेनले का लूप होता है, क्या हेनले का लूप होता है? हेनले का जो लूप होता है ये क्या होता है? किसी में थोड़ा सा ज़्यादा विकसित होता है, जैसे ऊंट वगैरह, तो हेनले के लूप के कारण ही वो लंबे समय तक एक बार जो पानी पी लेते हैं, धीरे धीरे उनमें सांद्रता इतनी होती है कि धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है, तो वो लंबे समय तक क्या है कि अपनी प्यास को मतलब पानी पिए बिना रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके कुएं में पानी रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हेनले का लूप होता है इससे क्या है, जो ऑब्जर्व करते हैं उच्च सांद्रता धीरे धीरे तो वो लंबे समय तक जीते रहते हैं। भाई समझ में आया? तो एक इसके बाद आता है ये जो डक्ट आती है, जो दूसरी डक्ट है, इस डक्ट को किस नाम से याद है? जो ऊपर वाली है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रल। यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, कहाँ लिखूँ? यहीं पर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ लिख देते हैं इसको डिस्ट्रल, इसको बोले डीसीटी, डिस्ट्रल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के नाम से जानते हैं इस पार्ट को, जो दूरस्थ नलिका है, ये दूर वाली। और देखिएगा इसमें 2 भाग और होते हैं इसमें हेनले लूप में। एक होता है पहले घटती है फिर बढ़ती है, अवरोही और आरोही 2 भुजाएं होती हैं किसमें? हेनले लूप में। ये हो गया अवरोही और दूसरा ये हो गया आरोही। ठीक है भाई, इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, आपको इतने यहाँ से नहीं पूछेगा वो आपसे। ये अवरोही आरोही ये होती हैं, ये भी समझ लिएगा। ये जो डिस्टल जो कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल से आगे जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देखिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर एक जो नलिका पाई जाती है, जो लास्ट में यहाँ से छनता हुआ धीरे जाते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है? मेन रूप से जो आयंस होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर लिया जाता है। कहाँ पर कर लिया जाता है भाई? डिस्टल बाई भी। समझ में आया? आयंस का जो कुछ सोडियम क्लोराइड बचता है उसका जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है इसमें से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जब इसमें से ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो फिर आगे जाता है, और जो मूत्र फॉर्मेट यहाँ पर बन के इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कलेक्टिव, क्या बोलते हैं? कलेक्टिव ट्यूबुल। ठीक है, इसको कलेक्टिव नलिका भी बोल देते हैं, कलेक्टिव डक्ट भी बोल देते हैं इसको। क्या? कलेक्टिव डक्ट। ठीक है भाई, इसको संग्राहक नलिका, हिंदी में कहें तो संग्राहक नलिका। क्या बोलेंगे भाई इसको?
संग्राहक नलिका, समझ आया, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। यहाँ पर आपका यूरिन बनके तैयार हो जाता है, यहाँ पर यूरिन बनके तैयार हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ से आगे की चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से रखूँगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बाकी है बहुत सारी कहानी। तो यूरिन बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन सुनिएगा, सर जो ये वाटर है, इसमें जो पानी है, सर पानी का ऑब्जर्वेशन को कौन कंट्रोल करता है? इसमें से जो वाटर ऑब्जर्व होता है, जैसे 70% ये आप हुआ, पीसीटी में कितना हुआ 70%, सर इस पर कंट्रोल कौन करता है? कितना ऑब्जर्व करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है? ऐसे थोड़ी ना है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये ऑब्जर्व ही ना करें, या फिर ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ से ऑब्जर्व नहीं होगा, पेशाब के द्वारा ग्लूकोज निकल जाएगा, हीमोग्लोबिन निकल जाएगा आपका, तो क्या होगा भाई? अब नॉर्मल कंडीशन बनके तैयार हो जाएगी। तो इस पर कंट्रोल कौन करता है? सबसे पहले मैं वाटर की बात करूँगा, जो पानी होता है, जल होता है, उस पर कंट्रोल कौन करता है? बताइएगा, पानी पर कंट्रोल कौन करता है? तो एक हार्मोन का नाम सुना होगा, कल भी बताया था मैंने उससे आपको। तो जो वाटर है, यहाँ तो सुनिएगा, जो वाटर है, जो वाटर की जो ऑब्जर्वेशन पे पानी पर जो कंट्रोल करता है वो है एडीएच। एडीएच हार्मोन को ही वैसोप्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोप्रिन। क्या बोलते हैं? बोलते हुए चलेंगे भाई। जो भी भाई बंधु 1 2 जो भी देख रहा है ना, पूरा देखना, क्लास को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ना भाई, जो भी देख रहा है ना, पढ़ रहा है। मुझे पता है ज़्यादा लोग नहीं देखते वीडियो को, 2 4 10 लोग देखते हैं, और अगर एक में 2 4 लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, अगर आप चीज़ों को सीख जाएँ तो। ठीक है भाई, तो सीखने की कोशिश करिएगा। और कहते ना कि बड़ा चैनल नहीं मेरा यार, और जो कि बड़े चैनलों वाले अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटे चैनल वाले हमें देखता नहीं कोई, ये फ़र्क है बस इतना। नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम आपको अच्छी चीज़ नहीं दे सकते, लोग देखते नहीं हैं। थोड़ा सपोर्ट करिएगा, आपको भी चीज़ें मैं बेहतर बना के दूंगा भाई। देखो, तो जो वाटर पर जो कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है? एडीएच हार्मोन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसका नाम बता दिया था कल मैंने, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रिन। ये आपके वाटर ऑब्जर्वेशन पर क्या करता है? वाटर ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल कौन करता है? एडीएच हार्मोन या वैसोप्रिन हार्मोन ऑब्जर्व करता है। समझ आया होगा यहाँ तक चीज़ें? और क्या बताना है मुझे? देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया। अब कभी कभार क्या होता है, इसमें जो ये है यूरिया, जो यूरिन निकलता है ना, सर यूरिन में क्या होता है, कभी कभी जो ग्लूकोज होता है ना, कभी कभी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन है, ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो पाता है। क्या? ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन कम होता है, ग्लूकोज निकल जाता है। तो शरीर में अगर ग्लूकोज नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर शरीर में हमारे में ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी, ग्लूकोज की पूर्ति नहीं होगी, तो सर क्या होगा? सर ऊर्जा नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे भाई। तो क्या होता है कि अगर ग्लूकोज कम हो गया तो इंस्टेंट उस केस में क्या होता है? प्रोटीन और फैट, समझिएगा, प्रोटीन और फैट, आपको यही समझा देता हूँ, समझने पे फोकस करिएगा। देखो, लाइनों में रटनों में कुछ रटाने में कुछ फ़ायदा नहीं है, बस यहाँ समझ लिया करो। जो प्रोटीन और जो फैट होता है ना भाई, जो प्रोटीन और जो फैट का अगर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है भाई, प्रोटीन और फैट का अगर ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है? देखो, जब ग्लूकोज से ऊर्जा मिल नहीं रही, हमारे अंगों को ऊर्जा की ज़रूरत है, तो ऊर्जा के लिए वो क्या करते हैं? फिर जो आपका जो फैट है और जो आपका प्रोटीन है, इसको जलाना शुरू करते हैं। जब इसको जलाते हैं तो इसमें से फिर हमें इंस्टेंट रूप से एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को काम करने के लिए। सर थोड़े समय के दिन मिल गई और हम ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, फिर भी अगर ग्लूकोज हमारे शरीर को, फिर भी यही कंडीशन है, ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो शरीर के अंदर कीटोन बॉडीज निर्मित हो जाती है। क्या? ध्यान से सुनिएगा, कीटोन बॉडीज यहाँ कहाँ लिखना है मुझे? यहाँ पर लिख देता हूँ। शरीर में जो कीटोन बॉडीज बन जाती हैं, क्या बनती है भाई? कीटोन बॉडीज। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहाँ से। शरीर में जो कीटोन बॉडीज हैं, ये जो शरीर में कीटोन बॉडीज हैं, अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर में कीटोन बॉडीज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो भाई आपको हो जाता है डायबिटीज़। क्या? डायबिटीज़। और भी संख्या बढ़ती गई तो एंड ऑफ द लास्ट आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी भाई। कीटोन बॉडीज़ इतनी मात्रा में बढ़ जाएंगी और फिर क्या होगा? एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो फाइनली आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया होगा? कीटोन बॉडीज से क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज़ जो बीमारी है वो हो जाता है, डायबिटीज़।
ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए आगे ही बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ तक समझ में आया, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन करिएगा। यहाँ पर जो रीनल आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है, यहाँ पर रीनल वेन होती है, यहाँ पर एक गुच्छेनुमा संरचना बनाते हैं। सबसे पहले जो आर्टरी आती है यहाँ पर क्या है, गुच्छेनुमा जो संरचना फ्रेम करते हैं। इस गुच्छेनुमा संरचना को किस नाम से जानते हैं? जो गुच्छेनुमा संरचना है इसको हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। क्या नाम बताया था मैंने आपको? जो ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, जो गुच्छेनुमा संरचना है। इसके बाद एक जो कैप बनता है, ये क्या बनता है? कैप बनता है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से एक कैप्सूल बन रहा है। तो जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल को किस नाम से जानते हैं? तो मैंने बताया बोमन्स कैप्सूल या बोमन्स संपुट के नाम से बताया। ये जो कैप्सूल बन रहा है इसको बोमन्स कैप्सूल या बोमन्स संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल या बोमन्स संपुट के नाम से जानते हैं। आगे जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों पार्ट हैं, बोमन्स कैप्सूल और ये जो है ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? आपको मेलपिगियन कार्पस्कल, क्या मेलपिगियन कार्पस्कल बनाते हैं। मैंने कहाँ लिखा है आपके लिए, समझिएगा। ये दोनों, हाँ ये रहा, मेलपिगियन कार्पस्कल का निर्माण कर देते हैं। क्या? इन दोनों को मेलपिगियन कार्पस्कल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। आगे देखिएगा, जो पहला जो नलिका होती है, जो बोमेन संपुट से जुड़ी होती है, जो पहली नलिका को बोलते हैं पीसीटी। पहली नलिका को बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। क्या बोलते हैं? पहली नलिका को प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। इसमें अमीनो एसिड, मैंने क्या बताया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो हाइड्रोजन आयंस का ऑब्जर्वेशन होता है, और वाटर का 70% ऑब्जर्वेशन भी पीटीसीटी के द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हेनले का लूप। जो हेनले का लूप उच्च सांद्रता वाला होता है, तो यहाँ पर ये उच्च सांद्रता के हिसाब से काम करता है। इसकी डिटेल मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से जो हेनले का लूप से आगे जाएंगे तो आपका आता है दूरस्थ नलिका। तो इसको बोलते हैं डिस्टल। कहाँ लेगा मैंने? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये भी समझ आया। आगे बढ़ेंगे तो आपका ये बनता है संग्राहक नलिका या कलेक्टिव डक्ट। यहाँ पर यूरिन बनके तैयार हो जाता है। अब मैं बताऊंगा यूरिन में होता क्या है और यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब समझिएगा अच्छे तरीके से। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को लिखा देता हूँ मैं आपको, तो अच्छे तरीके से आपको फिर याद हो जाएगा। कहीं भी लिखने की, रटने की अलग से कुछ भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो भाई अब क्या होता है, मैं पॉइंट लिखाऊंगा आपको, उन पॉइंट्स पर फोकस करिएगा पूरा। जैसे मैंने जो ग्लोमेरुलस बताया था आपको, वो छानता है, तो सर छानने की रेट क्या होती है? तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या? GFR। क्या? GFR की फुल फॉर्म लिखिएगा सर। GFR क्या होता है? तो देखिएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बताइए भाई। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बताइए। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना, तो शब्दों पे माइंड मत करिएगा। ठीक है भाई, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बताना है आपको कि किस रेट से ये छानता है, खून को किस रेट से छानता है, तो उसकी रेट बतानी है। रेट है आपकी 1, देखिएगा 1 मिनट में कितनी होती है भाई? 1 मिनट में भाई साहब कितना होता है? 125 भी मिलेगा, कहीं 26 भी मिलेगा आपको। तो ये होता है पर मिनट। ठीक है भाई, पर मिनट होता है कितना? 125 भी मिल सकता है, कहीं 126 भी मिलेगा आपको। तो देखिएगा 135 मिली, ठीक है, 135 मिलीग्राम क्या निकलता है भाई? जो छानता है खून को, कितने को? 135 मिली। तो एक दिन में टोटल कितने को छान देता है सर? टोटल छान देता है लगभग बात करें तो 200 लीटर, 150 से 200 लीटर ये छान देता है। लगभग 150 से 200 लीटर ये छान देता है पर डे। और कहीं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 180 आपको यहाँ पर मिलेगा। ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो पहला पॉइंट आया कि छानने की रेट क्या है? 125 या 6 मिलीग्राम पर मिनट। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई,
तो इसको मैं आगे बताता हूँ और क्या पॉइंट रहता है आपका। समझिएगा भाई, थोड़ा सा पूरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपका जो यूरिन बन के यहाँ पर तैयार हुआ था ना, अब यूरिन के बारे में समझ लो। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, दूसरा पॉइंट लिख लो भाई, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन का कंपोजिशन किस किस का होता है, या यूरिन के संगठक कौन कौन से होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं, ये समझिएगा। जो यूरिन मूत्र, ठीक है, या पेशाब, पेशाब के बारे में जानना है कि पेशाब में होता क्या क्या है भाई। एक्चुअल में पेशाब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिली होती हैं, जो कि बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, पेशाब के अंदर होता है वाटर, पानी। पानी कितना होता है सर पेशाब के अंदर, नोट करते हुए जाइएगा, 95% होता है पानी। और एक होता है यूरिया, यूरिया होता है 2.6% यूरिया होता है। यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड होता है 0.4%, ठीक है भाई। और आपका जो साल्ट होता है, इसमें इसी में क्रेटिनाइन भी बोल सकते हैं इसको, तो ये होता है 2%। इस तरीके से टोटल 100% हो जाता है, ठीक है भाई। तो मूत्र के बारे में देखिए क्या कौन कौन सा एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। तो वाटर पाया जाता है 95%, यूरिया पाया जाता है 2.6%, यूरिक एसिड, एसिड लिख लीजिएगा यहाँ पर, यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड पाया 0.4%, और जो साल्ट है और क्रेटिनाइन है वो पाया जाता है कितना, 2%। यहाँ तक चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहीं से चीज़ों को कवर कराता हूँ, आगे की चीज़ें कैसे रहती हैं समझिएगा। ये तो मैंने बता दिया था वाटर पर कौन कंट्रोल करता है, एडीएच के बारे में बता दिया मैंने आपको, या बेशोप्रिन के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, कंट्रोल करता है वाटर पर। अब अगर ये जो यूरिया है, यहीं से देखो बीमारियाँ भी कवर करा देता हूँ। जो यूरिया है, यूरिया से भाई अगर यूरिया की मात्रा कितनी हो जाती है, अगर ज़्यादा हो जाती है, यूरिया की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं सर, यूरेनिया। क्या बोलते हैं भाई, यूरेनिया बोल देते हैं सर। क्या बोलते हैं भाई, यूरेनिया। अगर यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो उस बीमारी को कहते हैं यूरेनिया, ये समझ आएगा। अगर सर जो यूरिक एसिड बनता कहाँ से, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका विघटन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं तो फिर बनता है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कब बनता है, न्यूक्लियोटाइड टूटते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड टूटते हैं, न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन होता है, न्यूक्लियोटाइड का जब ब्रेकडाउन होता है तो बनता है आपका यूरिक एसिड। समझ में आया होगा। और ये हुआ आपका साल्ट। ये कंपोजिशन होता है आपके किसका भाई, यूरिन का। यूरिन का कंपोजिशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझिएगा, जो यूरिक एसिड है, यहाँ समझिएगा, यूरिक एसिड से एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, उसको क्या कहते हैं वो बताएंगे। एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ भाई, रुको, गला सूख रहा है, एक मिनट। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरिक एसिड की। कभी कभी जो हमारे शरीर के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये जॉइंट हुआ, आपके जो टखने का भी जॉइंट हुआ, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनमें एक लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल लिक्विड। कौन सा ना, क्या नाम है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, हाँ सुनिएगा, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें साइनोवियल, ठीक है, हिंदी में लिख देता अच्छे तरीके से, साइनोवियल एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। अगर ये हमारे इसमें जॉइंट्स में कम हो जाता है, जैसे हम करते हैं ना इधर उधर जो फोल्डिंग वगैरह करते हैं, तो आसानी से कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो साइनोवियल लिक्विड भरा हुआ है हमारे शरीर के अंदर। अगर जैसे उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो इसकी जो मात्रा है वो कम होती जाती है, तो फिर क्या, कट का आवाज़ आने लगती है। भाई तुम्हें पता, मशीन में ग्रीस नहीं डालोगे तो क्या होगा, आवाज़ तो आएगी। तो ये मशीन ग्रीस का काम करता है, ये ग्रीस नहीं होगा ना तो भाई क्या होगा, आवाज़ आएगी, कट की आवाज़ आएगी, तो फिर क्या होगा, बीमार होंगे सर, गठिया रोग हो जाता है। तो एक बीमारी बनती है जो जॉइंट्स में जमाव होता है आपके, धीरे धीरे देखो ये खत्म होता है तो यूरिक एसिड जम जाता है। यहाँ पर क्या, यूरिक एसिड जमाव हो जाता है। जब यूरिक एसिड अगर यहाँ जमेगा तो इससे एक बीमारी बनती है जिसे गाउट या गठिया रोग भी कहते हैं। दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, ये गठिया रोग हो जाता है, गठिया बाई भी बोल देते हैं। जैसे घर पे आपने सुना होगा, मम्मी के भी हो जाता है, हमारे घर पे भी मम्मी को हो जाता है, तो सभी को हो जाता है, नॉर्मली ये रहता है भैया, ठीक है, उम्र के हिसाब से हो जाता है। तो जो यूरिक एसिड अगर जम जाता है तो गठिया बाई या गाउट नाम का एक डिजीज हो जाता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
ठीक है भाई, और क्या पॉइंट मुझे बताने हैं वो सब भी मैं धीरे धीरे बताता रहता हूँ। देखिएगा कल जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, देखिएगा जो मैंने ये यहाँ देखिएगा ये क्या है, ये मैंने बताया था आपको यूरिनरी ब्लैडर। क्या अब समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूरिनरी जो ब्लैडर है आपका, जो मूत्राशय है, ठीक है, समझिएगा भाई, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता रहा हूँ, समझिएगा। जो मूत्राशय है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से समझिएगा। जो मूत्राशय है वन टाइम, एक बार में कितना जो पेशाब है उसको रख सकता है, इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता लिख लीजिएगा, इसकी क्षमता कितनी है। अगर हम मेल की बात करें तो 800 ml पेशाब ये स्टोर कर सकते हैं। इनकी हाईएस्ट जो कैपेसिटी है 800 ml को हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 500 ml। क्या 500 ml? सर हमें पेशाब लगना कब शुरू होता है? क्या? हाँ जी, पेशाब कब लगता है? तो सर देखो, ये जो आपकी जो टंकी है ना, ये टंकी, ये वाली टंकी में अगर 150 से लेकर 200 ml 150 से लेकर 200 ml अगर ब्लड आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा कितना, दोबारा लिखता हूँ, 150 से लेकर 200 तक अगर यहाँ पर आपका जो यूरिन है यहाँ पर आ जाता है, कितना आ जाता है? 150 से 200 आ जाता है, तो फिर तो फीलिंगों से दिल भर जाता है। क्या? फीलिंगों से भरा मेरा दिल, तो वो दिल भर जाता है, मतलब उसको मूत्र विसर्जन करने की इच्छा होती है। तो मूत्र विसर्जन करने की, मूत्र को त्याग करने की जो इच्छा होती है वो कब होती है सर? 150 से लेकर 200 तक हो जाती है। ये समझ में आया? चलो एक चीज़ बताइए, जैसे तुरंत पेशाब किया आपने, ताज़ा मूत्र विसर्जन किया, तो फिर क्या होगा? ताज़ा अगर मूत्र विसर्जन कर दिया भाई, तो उसका जो कलर कैसा होता है सर? येलो कलर का होता है, समझिएगा। हाँ, तो ये भी चीज़ समझ लो, पॉइंट चल रहा है। तो देखो इसका जो कलर कैसा होता है, येलो कलर कैसा होता है, इसका येलो कलर का होता है। लेकिन येलो कलर किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण जो आपका येलो कलर किस कारण होता है? मूत्र का यूरोक्रोम के कारण। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जब पेशाब हम करते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा होता है? तो उसमें होता है अमोनिया। मैंने बताया था सबसे जहरीला टॉक्सिक एलिमेंट होता है अमोनिया, तो सबसे ज़्यादा अमोनिया होता है। आपने भीतों पे देखा होगा, पेशाब करते रहते लोगों तो भीड़ जल जाती है भाई, भीड़ जल जाती है बिल्कुल, पेशाब का इतना तगड़ा प्रेशर होता है, तो उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है? अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि जो सार्वजनिक, जो पब्लिक जो टॉयलेट है, जो शौचालय बने हुए, वहाँ पर जाके देखिएगा इतनी गंदी बदबू आती है कि यार वहाँ टॉयलेट करना भारी हो जाता है। आपको पता ना, तो जो इतनी गंदी बदबू आती है वो किस वजह से आती है भाई? तो इस किसके कारण? यूरोक्रोम नहीं, सॉरी, ये तो हो गया येलो कलर। लेकिन जो पेशाब में जो अमोनिया होता है, ध्यान से लिखिएगा, अमोनिया, पेशाब में जो अमोनिया होता है ना, NH3 इसका रासायनिक सूत्र होता है अमोनिया। तो जो अमोनिया की वजह से ही इसमें से बहुत बुरी गंध आती है भाई, पेशाब करने की इच्छा नहीं होती वहाँ पर। आप पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे भाई, गंदा ही गंदा पड़ा रहता है। तो ये भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई सभी को। यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि इसमें अब आपका कुछ भी बाकी नहीं है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पूरा क्लास को यहाँ तक देखा है, तो अगर आपको लगता है कि सर इसमें से कोई फ़ॉन्ट रह गए हैं, फिर भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, शायद हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में भी आइएगा। और आपने यहाँ तक क्लास को देखा तो आप लोगों के लिए धन्यवाद भाई, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, और जब सफल हो जाता है तो उसके साथ जग होता है। ठीक है, पूरा संसार उसके साथ कब होता है? जब सफल हो जाता है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी तक नौकरी नहीं लगे हो, तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे जीवन में, तो सभी अपना अपना बोलेंगे। जब तक खुद का कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। भाइयों, सभी मेहनत करो अच्छे तरीके से, कुछ भी हो मेहनत करो अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, धन्यवाद आप सभी के लिए। एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा हो तो। धन्यवाद आप सभी के लिए भाई।